20 साल देश की सेवा में निकाले हैं। इंडियन एयरफोर्स वेटरन, कारगिल वॉर पार्टिसिपेंट और एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, ऑथर, स्पीकर और साथ ही साथ सोशल वर्कर। हम स्वागत करते हैं मिस्टर राकेश शर्मा जी का। 20 साल आपने देश की सेवा में निकाले हैं, तो उसमें आपने क्या कुछ सीखा? सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। सडनली एक डायनेमिक इंडस्ट्री रियल एस्टेट, वहाँ पे आपने स्विच करा, तो ये ट्रांजिशन कैसे रहा आपकी लाइफ? चंडीगढ़ मुझे पोस्टिंग मिला, यहाँ के मुझे लगा शहर डेवलप हो रहा है। मुझे समझ आया कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा कोई रिटर्न। अभी जो डेवलपर हैं उनके बिहेवियर में आपको क्या फर्क दिखता है? आफ्टर रेरा कस्टमर सेफ्टी बढ़ गया। आपका वर्किंग स्ट्रैटेजीज क्या है? कस्टमर को अच्छी सर्विस। बिल्डर किस क्राइटेरिया के बेस पे चूज करते हैं? बिल्डर का बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले। सीनियर लिविंग ये कितना ट्रेंड पे है या इसके कितने बेनिफिट हैं? सीनियर लिविंग एक बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला सब्जेक्ट है। कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए 3 ग्रीन फ्लैग क्या होने चाहिए? Building Building Stories, an official podcast by SBP Group. नमस्कार, स्वागत है आपका बिल्डिंग स्टोरी सीजन 2 के एक और एपिसोड में बाय एसबीपी ग्रुप, और मैं हूं आपकी होस्ट चालू चौहान। सीजन 2 में हम बात कर रहे हैं रियल पीपल फ्रॉम द रियल इंडस्ट्री विद रियल स्ट्रगल, रियल सक्सेस एंड रियल टॉक विदाउट फिल्टर। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उनका नाम मिस्टर राकेश शर्मा जी है, डिफेंस रियलिटी ग्रुप से, जिन्होंने 20 साल देश की सेवा में निकाले हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स वेटरन, कारगिल वॉर पार्टिसिपेंट और एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, ऑथर, स्पीकर और साथ ही साथ सोशल वर्कर। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम स्वागत करते हैं मिस्टर राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। शालू जी, बहुत धन्यवाद और आभार आपका बुलाने के लिए, और आपने जो हमें प्यार इज्जत दी है उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जीवनी के बारे में, स्टार्टिंग डेज। शालू जी, मेरी जो लाइफ की स्टार्टिंग है, मैं बिहार के एक बहुत छोटे से गांव है पचटकीराम, जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हिस्टोरिकल प्लेस है, जहां माता सीता का जन्म हुआ था। और आज के समय में अब वहां पे एक बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, वहां मेरा जन्म हुआ। और एक किसान परिवार में 17 साल 6 महीने में मैं वायुसेना में आ गया था, अर्ली एज में। तो ये आपका एक पैशन था, मतलब आपने स्टार्टिंग से सोचा हुआ था कि आपने देश के लिए कुछ करना है या वायुसेना में भर्ती होना है, या वैसे ही रैंडमली आपके दिमाग में? नहीं, दिमाग में शुरू से था कि ये सेना में जाना है। हुआ क्या कि मैं ग्रेजुएशन में था, फर्स्ट ईयर में था, और उस समय फॉर्म निकला था एयरफोर्स का। उस समय रोड के किनारे वो 5-5 रुपए का फॉर्म निकलता था, उसको भर के हमने फिलअप किया और भेज दिया। बहुत सारे हमारे बच्चे भेज रहे थे। हम बिना, मतलब आपके पेरेंट्स को मालूम होगा, आई एम श्योर। हाँ, पेरेंट्स को मालूम था। बता के भरा और उसमें कॉल लेटर आया, एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गया। सो 18 साल से कम उम्र में, हम बात करते हैं ना कि वयस्क भी नहीं हुआ था, वायुसेना में चला गया और वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग हुई जी। मैं टेक्निकल स्ट्रीम में था, 2 साल की ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद वहाँ वायुसेना में हमने अपना काम शुरू किया। विशेष करके मुझे मौका मिला मी-17 हेलीकॉप्टर, जो दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना के लिए कार्य करती है, राशन पहुंचाती है, मदद करती है, वहाँ पे काम करने का मौका मिला। लेह, लद्दाख, कारगिल, थ्वाइस और बेस कैंप तक, जहाँ ग्लेशियर में -40 to 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये अनुभव अपने आप में एक अनूठा है। सर, अभी मैं वैसे भी, मतलब आई एम तो फीलिंग वेरी प्राउड कि आपके साथ मेरे को बात करने का मौका मिल रहा है। हम वैसे ही बोलते रहते कि हाँ यार, उन्होंने देश की सेवा में इतने साल अपने न्यौछावर कर दिए। तो आपको लगा कभी कि 20 साल आपने देश की सेवा में निकाले हैं, तो उसमें आपने क्या कुछ सीखा? देखिए, सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। मैं बात करूंगा, आज आपने 11 बजे का समय दिया था, जी। मैं 10:45 पे यहाँ पहुँच चुका था। जी। रीज़न है,
जिस इंडस्ट्री में हम रियल एस्टेट में हैं, टाइम लोग अगर 10 बजे देते हैं तो 12 से पहले नहीं आएंगे। लेकिन मेरी आदत है, अगर 10 बजे का समय दिया है, अगर 10 बज के 1 मिनट भी होगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे देर हो गई, ट्रैफिक हो सकता है। तो सेना में जो सिखाया गया है ना, समय से पहले पहुँचो। एक एक सेकेंड, माइक्रो सेकेंड की भी वैल्यू है। अगर आपने 1 सेकेंड भी डिले किया तो एक मिशन फेल हो सकता है आपके कारण। जी। तो ये डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी है फिटनेस, जो सेना के अंदर आती है, और उसके साथ वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, इन सारी चीज़ों का एक मिश्रण है जो सेना से मिलता है। और मैं नेशनल एक सर्विसमैन ट्राई सिटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। और 2016 में हमने डिमांड किया था सरकार से कि एक इंडिया में भी इजराइल के तौर पे कंपलसरी सेना में 5 साल किया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चैनल के माध्यम से जी। बताने के लिए कि सरकार ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने। और वाओ। जो ये अपना 4 साल का आया है अग्निवीर योजना, कहीं ना कहीं उसका पार्ट है। इससे देश के युवाओं में, विशेषकर जो बाहर निकलेंगे, डिसिप्लिन और एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक भावना आएगी। जी। अच्छा राकेश सर, वैसे तो मतलब आपने 20 साल न्यौछावर करे, आप कारगिल जो वॉर हुआ था, कारगिल ऑपरेशन था, आप उसका एक अहम हिस्सा रहे हैं। जी वो खुद में एक बहुत खास बात है जी। कि मतलब आपके लिए इस चीज़ में कोई अपॉर्चुनिटी होती है, मिलती है आपको, जैसे आप कारगिल का हिस्सा रहे हैं, आपको आगे कुछ इसके बिहाफ पे कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है देश की तरफ से, आज सरकार की तरफ से? मैं आपको बताता हूँ, कारगिल वार में जो एक डिफरेंट लड़ाई थी, जी। दुनिया की सबसे दुर्गम लड़ाइयों में से एक कारगिल वार था। क्योंकि जो दुश्मन थे घुसपैठिए के भेष में टाइगर हिल्स के ऊपर थे, हिल के ऊपर थे, जी। और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। तो मुझे याद है, मैं दिल्ली में था पोस्टिंग, यूनिट का नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ से डिप्लॉयमेंट में हमें भेजा गया। इस सिचुएशन में क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट होता है, आपकी जानकारी के अनुरूप काम नहीं होगा, जो सेना की रिक्वायरमेंट होगी वायुसेना की, उसके अनुसार। जी। तो श्रीनगर भेजा गया, और श्रीनगर से मी-17 में मैं भी वहाँ था। और उसमें हमने अपने एक साथी को हेलीकॉप्टर खोया था, जो पहला हेलीकॉप्टर रेकी करने गया। आज आपके माध्यम से मैं उन सभी वीर वायु सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि पहला हेलीकॉप्टर गया, लो फ्लाइंग में था, नीचे से रॉकेट लॉन्चर से उसको मार दिया। जी। एंड आई वॉज इन सेकेंड हेलीकॉप्टर। सो हमारे पायलट को पता चल गया कि कहीं ना कहीं फायर हुआ है, और हमारा पहला हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। सर, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, आपके सामने ऑलरेडी आपका जो साथी है वो शहीद हो गया है, तो आपके मन में उस टाइम एक डर होता है या फिर एक बदले की भावना जागती है? नहीं, यहाँ बदले की भावना नहीं है। हमारा अपना एक मिशन है, टारगेट है, उसको कंप्लीट करना है। जी। वहाँ पे आप अगर पर्सनल ईगो देखेंगे, वहाँ कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन सामने दुख होता है कि आपका साथी आपके आंखों के सामने वहाँ पे शहीद हो रहा है। और एक कहीं न कहीं भावना थी कि इनको वहीं से उड़ा दें। जी। हेलीकॉप्टर में एमुनिशन था, सारा चीज़ था, रॉकेट भी लगा होता है, लेकिन पर आपके हाथ में पावर नहीं होती है। पावर्स नहीं, और सिचुएशन होनी थी। जी। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ ग्रेडिये हैं, कुछ घुसपैठी हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी आर्मी थी, पाकिस्तानी सोल्जर थे जो धोखे से वहाँ बैठे हुए थे, जिसका उनको सबक सिखाया गया और उनको खदेड़ के भगाया गया। और मैं एक चीज़ बताऊं जी। कि पाकिस्तानी सरकार ने अपने सेना के जवानों के शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे सेना के जवान हैं। जी। तो उस सिचुएशन को हम लोगों ने देखा है, समझा है। और आज की भी जो सिचुएशन में बात करूंगा, पॉडकास्ट से थोड़ा अलग होगा, चाहे ऑफ सिंदूर हो, भारत का जलवा, भारतीय सेना का, भारतीय वायुसेना का जलवा। 4 दिनों में दुनिया की पहली लड़ाई थी जिसको घुटने पे, टिकने पे मजबूर कर दिया। उनके डीजीएम ने कॉल किया कि वार बंद करो, माफ़ कर दो, हम बर्बाद हो जाएंगे। और भारतीय सेना ने क्या किया, इन्होंने जो टैक्टिकल लड़ाई लड़ी, सबसे पहले दुश्मन के उन ठिकानों को नष्ट किया गया जो आतंकवादी ठिकाने थे। सेना के ऊपर आक्रमण नहीं किया गया, लेकिन जब उन्होंने ड्रोन मिसाइल भेजा तब हमने उनके कैंपों को भी उड़ाए, उनके एयरबेस को भी तबाह किया और घुटने पे ला दिया। वाह सर, मुझे ये बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू इतनी सारी चीज़ें हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हैं आपकी तरफ से।
अच्छा, अब मेरा हम थोड़ा सा रुख बदल लेते हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत प्राउड फील होता होगा जब आप अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि आपने देश की सेवा की है। पर फिर भी मैं अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मुझे आपसे पूछना है कि आप बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री, आपने एक बिल्कुल एक कहाँ मतलब डिसिप्लिन भरी इंडस्ट्री, उसूलों के पक्के, एक मिशन के लिए बिल्कुल स्थिर, वहाँ से सडनली एक डायनेमिक इंडस्ट्री रियल एस्टेट, वहाँ पे आपने स्विच करा। तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा आपकी लाइफ का? मेरी लास्ट पोस्टिंग चंडीगढ़ थी, जी जो 20 ईयर कंप्लीशन के पास 15 साल नौकरी हुई थी। चंडीगढ़ मुझे पोस्टिंग मिला। यहाँ के मुझे लगा शहर डेवलप हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वायुसेना या सेना में रह के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता। तो वहाँ क्या हुआ कि मुझे समझ आया कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं देगा। तो जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई, हमने कोशिश किया कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लें, कोई इन्वेस्ट कर दें, जो मल्टीप्लाई करते गया। तो जब इस शहर में आया तो सबसे पहले आने के बाद हमने जीरकपुर में एक छोटा सा प्लॉट लिया था जी। उसके बाद मल्टीपल लिया। ग्रोथ उस समय हो रहा था, 2004 की मैं बात करूं, 4-5 में। आज जो प्रॉपर्टी, आपने मार्केट को बहुत बारीकी से देखा जी। है, ट्राई सिटी की मार्केट को तो भली भांति आपने जी। देखा मतलब है, बच्चे को परखा जवान है। होते हुए देखा है। जी। तो पहले और अब में जो यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट है, उसमें कितना बदलाव देखा है आपने? जो 2004-5 की मार्केट थी, उस समय काम करने वाले लोग भी देसी स्टाइल होता था। यहाँ जो पंजाबी का कल्चर होता है कि कुछ बेचना है तो चलो प्लॉट दिखाया सामने है। उस समय रेगुलेशंस नहीं थे, रेरा नहीं था, ईजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाता था, 6-6 महीना 7-7 साल का टाइम मिल जाता था, बिल्डर देते थे आपको। छोटा छोटा बिल्डर होता था, क्या 2-4 एकड़ लैंड लिया, प्लॉटिंग कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस समय डिमांड प्लॉटिंग की थी। बाद में कोठियों पे आ गया, लो राइज, फिर हाई राइज, फिर आ गया अब लग्जरी सेगमेंट आ गया। तो मुझे याद है उस समय वायुसेना में रहते रहते मैंने कंस्ट्रक्शन भी काम शुरू कर दिया था। ओके। और कहीं भी उसमें अपना सर्विस का काम हेम्पर नहीं होता था। आफ्टर ड्यूटी आवर्स मैं क्या करता था कि कंस्ट्रक्शन के लिए अपने गांव से कुछ मज़दूरों को इकट्ठा कराया, सब करके काम शुरू कर दिया हुआ था। छुट्टी लेके मैं काम करता था, मेरा पैशन था और आज भी बरकरार है। जी सर, जो जितनी भी ये यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, ये ट्रस्ट के लिए जानी जाती है, भरोसा, विश्वास। जी। और जो अभी आप जिस इंडस्ट्री में आप एक प्रॉपर्टी एडवाइज़र कंसल्टेंट तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए मतलब इस इंडस्ट्री में भरोसा बहुत, मतलब किसी को भरोसा दिलाना एक बहुत बड़ी बात है। लोग इजीली आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आप उस सर्कमस्टांसेस में कैसे बैलेंस करते हैं? शालू जी, जो रियल एस्टेट में अगर मिसट्रस्ट है तो ट्रस्ट भी है, तभी लोग खरीद रहे हैं। जी। मुझे याद है इनिशियल पीरियड में जिन लोगों को हमने प्रॉपर्टी दी थी, आज उनकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हुई है। वो हमारे लिए क्या है, लोगों को बता रहे हैं। दूसरा नंबर में हम लोग लीगल को बहुत प्राइम लेते हैं। जी। किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है, क्योंकि आप छोटा अमाउंट नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल। आपने एक पैसा दिया जो मार्जिन मनी है, उसके बाद आप लोन भी लेते हैं, तो आप 15-20 साल आगे भी पे करने वाले हैं। तो वहाँ पे जो एक ड्यूटी आता है रियलेटर्स का आता है। ऑल्दो मैं एज ए बिल्डर भी काम देख रहा हूँ, मेरा अपना अफोर्डेबल हाउसिंग में लगातार काम चल रहा है, चाहे फ्लैट के ऊपर हो, चाहे विला के ऊपर हो, कोठी इंडिपेंडेंट बना के दे रहे हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं, लीगली करेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि जो पैसा दे रहा है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई है, उसके बच्चों का भविष्य भी उसके साथ टिका होता है। बिल्कुल। वहाँ पे आपने हल्की क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन दे दिया, कस्टमर का नुकसान है, वो आपको लाइफ में कभी रेफरल नहीं देगा। तो हमारा सारा काम रेफरल पे ही चलता है। जिन लोगों ने लिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का घर दिया हुआ है, जिनका प्रॉपर्टी में पैसा मल्टीप्लाई किया है, वो लोगों को बताते हैं और उससे काम चलता है। सर, अभी पहले में और अभी में जो होम बायर हैं, उनकी सोच में कितना बदलाव आया है? शालू जी, हम बात करेंगे 2004-5 से, तो उस समय बताया कि सबसे ज़्यादा डिमांड प्लॉट की होती थी। हर कोई चाहता था मेरे पास ज़मीन हो। फिर आया कोठी में, फिर उसके बाद लो राइज बनने लगा, धीरे धीरे हाई राइज का प्रचलन आया जी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का। अब ट्रेंड चेंज हुआ है,
लग्जरी में अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी, फार्म हाउस, सेकेंड होम, थर्ड होम की बात हो रही है जी। 2020 के बाद इंडस्ट्री में चेंजेज क्या आया? जो लोग बड़ी कोठियों में रह रहे थे वो अकेले घर में हो गए थे, किसी से बात नहीं हो पाती थी। जी। तो समझ में आया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहना है। वहाँ पे आपको पार्क है, क्लब है और एक जैसे लोग हैं। जी। आप शाम में निकलते हैं, पार्क में बैठते हैं, योगा करते हैं, क्लब में बैठते हैं, तो आपको एक फैमिली कल्चर वहाँ पे मिलता है। सारे त्यौहार इकट्ठे मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, चेंजेज आया है कस्टमर के माइंडसेट में भी और बिल्डर के माइंडसेट में भी। अभी जो डेवलपर है उनके बिहेवियर में आपको क्या फ़र्क दिखता है पहले में और अब में? स्पेशली आफ्टर रेरा कस्टमर सेफ्टी बढ़ गया हुआ है। जो एक दिक्कत आती थी डिलीवरी की विशेष करके जी। कि कस्टमर ने पैसा दे दिया, लोन भी कट रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। दूसरा नंबर में बिल्डर भी इस चीज़ को समझ रहा है कि हम अगर किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको हम टाइम पे प्रोडक्ट दें, और उसके साथ साथ जो बिल्डर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं देगा, टाइमली डिलीवरी नहीं देगा, वो मार्केट में भी नहीं टिक पाएगा। सर अभी जैसे मतलब मार्केट में हर तीसरा बंदा जो है वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, एडवाइज़र है, या सरल भाषा में बोलूँ तो डीलर है, फ्रीलांसर भी फ्रीलांसर है। जी। तो मतलब डीलर की जो छवि है प्रॉपर्टी एडवाइज़र की, वो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखी जाती है मार्केट में। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, इसमें रिस्पॉन्सिबल अगर मैं बात करूं तो बिल्डर भी है और ब्रोकर भी है। जी। बिल्डर कैसे है? आप हर किसी को एंटरटेन कर रहे हो। जो एक पर्सन है जिसने ऑफिस खोला हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है, लीगलिटी को चेक करता है, वो बाईपास हो जाता है, नंबर एक। दूसरे नंबर में रियल एस्टेट में सर्विस एक बहुत बड़ा पार्ट है। जी। बिल्डर आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि उसने एक प्रोडक्ट को सेल कर दिया, अब वो दूसरे प्रोडक्ट पे जाएगा, उसकी सर्विसेज कौन देगा? चाहे हम बात करें स्टार्टिंग लेवल से, डॉक्यूमेंटेशन हो, लोन हो, रजिस्ट्री हो, आफ्टर सेल सर्विस में उसकी लीजिंग भी आती है। जी। कि मान लिया कोई बाहर का पर्सन है, उसको किराया लगाना है, बिल्डर किराए पे नहीं देगा। वहाँ पे एक रोल रियलेटर का, ब्रोकर का बहुत बड़ा है, और इसको बिल्डर को भी समझने की ज़रूरत है। और जो ब्रोकरशिप नेटवर्क है एक बहुत ही सम्मानित जॉब पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास सिस्टम ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। और आपने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया, आपको कोई भी अनुभव नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, तो आप कस्टमर को कहीं ना कहीं डुबाएंगे ही, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करेंगे और उसके पैसे को नुकसान पहुंचाएंगे। जी। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा, समझना होगा, क्या आपके पास टीम है जो सर्विसेज दे? क्या आपके पास लीगल नॉलेज है या आप हायर कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों के बिना अगर कोई एक दो प्रॉपर्टी सेल भी कर गया तो आगे उसको सर्विस नहीं दे पाता है। सर जहाँ तक मेरी जो वर्किंग है, हमारी टीम ने भी जो आपके बारे में थोड़ा बहुत सुना या कहीं से हमने पूछा है, तो आपके ट्राई सिटी में कुल 4 या 5 ऑफिसेज हैं। ट्राई सिटी में 5 ऑफिस है जी। और जो कि बीइंग अ कंसल्टेंट, शायद आप पहले ऐसे कंसल्टेंट है या पहले ऐसे चैनल पार्टनर है जी जिनके इतने सारे ऑफिसेज चल रहे हैं। जी। और साथ में आपका जो स्टाफ है वो भी 60-70 के करीब है। तो मुझे लगता है कि ये खुद में ही एक बहुत बड़ी भरोसे की बात है। आप तो खुद ही एक बिल्डर की तरह काम कर रहे हैं। जी। तो ये आपके लिए मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट है? मैं यहाँ पे एक बात करूँगा। जी। वायुसेना में काम करने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वहाँ क्या होता है ना, टास्क होता है। फॉर एग्जांपल एक यूनिट फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ यूनिट कमांडर बना दिया जाता है, कमांडिंग अफसर बना दिया जाता है। हमने उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक ऑफिस ओपन हुआ, वहाँ एक हमारा कमांडिंग अफसर है जिसको हम साइट हेड बोलते हैं, जनरल मैनेजर, एजीएम, जो भी यहाँ की भाषाएं बोलते हैं, लेकिन मैं कमांडर ही बोलता हूँ। क्यों? दैट कमांडर हैज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ माई ऑल एग्जिस्टिंग क्लाइंट और न्यू क्लाइंट्स। जी। तो कमांडर है अपने आप में। उस कमांडर के नीचे हमने सेकंड कमांड भी देते हैं कि फ़ौज में सिखाया हुआ है कि एक पर्सन अगर फेल हुआ तो दूसरा होना चाहिए अल्टरनेट। कि वो छुट्टी पे चला गया, बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, तो सर्विस पार्ट के लिए, कस्टमर के हर एक अपडेट के लिए, दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लोन के लिए, रजिस्ट्री के लिए हमारा सेकंड कमांड अवेलेबल है। उसके नीचे 4-5-7 लोगों की टीम होती है जो कॉलिंग से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से लेके बाकी सारे काम को देखती है।
जी। अब अगली बात हम करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। और डेलीगेशन ऑफ पावर हमने सेना से ही सीखा हुआ है जी। कि सबको प्यार से रखो, एथिक्स से रखो, और जो पूरी जानकारी ट्रांसपेरेंट होती है हमारे यहाँ, चाहे कस्टमर के लिए हो, हमारे टीम के लिए हो, सबके लिए, चाहे बिल्डर से भी कोई बात होता है पूरे ट्रांसपेरेंट लेवल पे होता है। तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, हिडन नहीं है, इसलिए काम चल रहा है। जी। अच्छा राकेश जी, एक आपने बताया कि आप जो आपकी सेना वाले दिन है आपने सब कुछ वहीं से सीखा है। तो अभी जैसे ये आपके ऊपर एक भरोसा होता होगा जो आपकी यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, तो वो भी आपके पास ही आई एम श्योर कि रिकमेंडेशन आपके थ्रू ही जाता होगा। तो उसमें आपने कभी सोचा कि हाँ, जैसे एक कंसल्टेंट का तो खुद का मार्जिन रहता है कि हाँ मेरा इतना, अगर मैं बिल्डर से मैंने 4 रुपए की चीज़ खरीदी है तो उसमें से 50 पैसे शायद कंसल्टेंट, मतलब ये मेरा जी जी, ऐसा रहता है। हाँ जी। तो आपने कभी उनके लिए ऐसा कुछ सोचा कि उनसे मार्जिन रखना है? शालू जी, मैं बताता हूँ, अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिना मार्जिन के नहीं होगा। जी। आप अगर एक शॉप पे जा रहे हैं, आपने लिपस्टिक खरीदा, तो उस जी। शॉपकीपर का मार्जिन है। जी। आपने ये देखना है कि क्या वो मार्केट से महंगा दे रहा है। जी। मेरी सोच होती है जो भी हमारा यूनिफॉर्म पर्सनल है, डिफेंस, पारामिलिट्री या उनके परिवार के कोई भी हैं, जी। हम कोशिश करते हैं कि उनको मिनिमम रेट पे दें, नंबर 1। लेकिन हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है, बिल्कुल। उसको भी लेके चलना पड़ेगा। हम मार्केट से सस्ता देंगे, इस बात की गारंटी है, जी। नंबर 1। दूसरा, एक सिस्टम बनाया हुआ है पिछले 17 साल में, पूरे हिंदुस्तान के रियल एस्टेट में नहीं है कि कोई भी टेक टोकन रिफंडेबल है। एसबीपी भी करती है, लेकिन हमने भी बनाया हुआ है कि किसी ने चाहे 1 रुपया दिया हुआ है, चाहे 10 लाख रुपया दिया हुआ है, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है वो 100% रिफंडेबल है, उसको जी। पैसा जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा कस्टमर के हर एक नीड को हम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले। जी। आप 2 तरह के लोग होते हैं कि एक पर्सन आया कहता है प्लॉट दे दो, जहाँ उसको मार्जिन होगा वो दे देगा। हम लोग ऐसा नहीं करते, कस्टमर की नीड है उसको देंगे, नहीं तो रिकमेंड कर देंगे कि आप ले लो। आपका वर्किंग क्राइटेरिया क्या रहता है? आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है? रेफरल, रेफरल। हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, कस्टमर खुश होगा और रेफरल देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक फ्लैट दे दिया, जी। कल होके आपको पता चलेगा कि हमारे पड़ोसी को सो एंड सो रेट में क्या हुआ है, बिल्कुल। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? हम क्या करते हैं, मार्जिन बिल्डर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप मार्जिन मेरा बढ़ाओ, बिकॉज हम बल्क में काम कर रहे हैं, मल्टीपल यूनिट के साथ काम कर रहे हैं। आपके पास हम उस तरह के कस्टमर दे रहे हैं, विशेष करके जो सेना और अर्धसैनिक बल से उनके परिवार हैं, बहुत डिसिप्लिन फैमिली है, जी। आपकी सोसाइटी में अच्छे लोग रहेंगे, तो इनको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दें, और वहाँ से हम अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालते हैं। तो आप बिल्डर किस क्राइटेरिया के बेस पे चूज करते हैं? बिल्डर का बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले कि बिल्डर कितने टाइम से मार्केट में है, जी। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या कमिटमेंट जो कर रहा है वो डिलीवर कर रहा है। उसके साथ साथ बिल्डर की नीयत क्या है ये भी देखना ज़रूरी है, जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सस्ता समझ के कई बार हम पड़ोस में ले लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर, अभी हमने डिस्कस करा था कि एक डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप बताएं हमें एक जो कंसल्टेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है बीइंग ए कंसल्टेंट। सबसे पहला, कंसल्टेंट जो भी होना चाहिए रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, उसका ऑफिस हो, सेटअप हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बायर ध्यान नहीं देता है और बाद में वो परेशान होता है। कारण कि आपको बिल्डर से कोई भी बात करना है तो एक बीच में मीडिएटर कौन है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट कौन कराएगा, कंसल्टेंट। रजिस्ट्री, लोन, डॉक्यूमेंटेशन, आफ्टर सेल सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट इन सभी बातों को एग्जीक्यूट कराना, सिरे चढ़ाना, सही तरीके से कंप्लीट कराना एक कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है। सर, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलपर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अभी बताया कंसल्टेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो सही मायने में मुझे लगता है कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय हो गई, लेकिन हमेशा अगर ट्राई पार्टी है तो तीसरे की भी जिम्मेदारी है। जी। देखिए, हम कहते हैं ना कस्टमर भगवान है, तो भगवान की भी थोड़ी जिम्मेदारी होती है और होनी भी चाहिए। हम बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं कि कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया,
उसका टाइमली पेमेंट हो। लोन में डॉक्यूमेंटेशन कई बार देखा जाता है कि बहुत डिले होता है, तो भी कोऑपरेट करने की जिम्मेदारी है। टाइमली अगर पेमेंट आ जाता है तो वहाँ से कस्टमर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त है, वहाँ बिल्डर और जो कंसल्टेंट उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक छोटी सी जिम्मेदारी जिसको मैं डालना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जिसको कस्टमर टाइमली पे करे, ध्यान रखे बस। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा सा डिले पेमेंट रहता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिल्डर के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो वो आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है वो टाइमली आना उस इंस्टॉलमेंट का, और क्या ये चीज़ें जो है वो पोजेशन पे इम्पैक्ट करती हैं? 100%। मैं अगर बात करूँगा विशेष करके, चाहे फ्लैट हो हाउसिंग सोसाइटी का या कमर्शियल हो, कंस्ट्रक्शन कहाँ से होगा? आपने फॉर एग्जांपल 10%, 15%, 20% पैसा दे दिया, बाकी पैसा कंस्ट्रक्शन लिंक आना है। अगर वो डिले होगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि बिल्डर के पास भी फंड वहीं से आना है। अगर टाइमली पेमेंट आ रहा है उसके बाद डिले होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर एक और ऐड ऑन करूँगा मैं जी। रेरा आने के बाद बिल्डर की भी जिम्मेदारी तय हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट का फंड आ रहा है तो एस्क्रो अकाउंट होता है, रेरा के पास भी अपडेट है कि कितना पैसा आ रहा है, और उसका 70% पैसा आपको उसी प्रोजेक्ट में लगाना है। तो जब भी पैसा टाइमली आएगा तो प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होगा, और बाकी कस्टमर को 2, 4, 10, चलो एक कस्टमर से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 10%, 15% कस्टमर डिले करेगा तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डलता है, और सभी लोग जिम्मेदारी बिल्डर के ऊपर डाल देते हैं कि डिले हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच राकेश जी, आपके थ्रू ये इतना बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, आपने वो भी बता दी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पे जो अगर किसी ने घर खरीदना है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो घर है वो किसी प्रॉपर्टी एडवाइज़र के थ्रू ही खरीदा जाता है, ना कि डायरेक्ट कंपनी से या बिल्डर से या सेल्स पर्सन से। बट इंडिया में मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा ऑपोजिट है। लोग ट्राई करते हैं कि हाँ यार बिल्डर से डायरेक्ट मुलाकात हो जाए तो या तो अच्छा डिस्काउंट मिलेगा या एक अच्छी डील हो जाएगी। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा या थोड़ा सा चेंज करूँगा आपकी बातों को। कोई अगर डायरेक्ट बिल्डर से लेता है ना, उसको महंगा ही मिलता है। कारण बिल्डर हमेशा एक चैनल फ्रेंडली होता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन है? जो एक चैनल है जो उसका सारा प्रोडक्ट मार्केट में डिस्प्ले करता है, सेल करता है, फंड इकट्ठा करता है, सब कुछ कंप्लीट कराता है। वो कहीं ना कहीं एक कॉन्टैक्ट है जिसको हम बात करेंगे कि ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट होता है कि सर्टेन रेट के नीचे डायरेक्ट नहीं बिल्डर देता है, क्योंकि वो भी अपना मार्केट ख़राब नहीं करेगा। तो जो एक मिसकंसेप्शन है। दूसरी बात, बिल्डर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डर के पास 10 प्रोजेक्ट है, कस्टमर से कहाँ से मिल पाएगा? तो उसका रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, ठीक है। और चांसेस क्या होगा कि जो आपको सर्विसेज मिलनी थी या कॉस्ट कम होना था वो होने के चांस कम है। दूसरी बात, जहाँ तक लीगलिटी का है कि फॉरेन कंट्री में है कि आपको एक ब्रोकर से, आपको एक एडवाइज़र के थ्रू ही लेना पड़ेगा। कई कंट्री में हो तो वहाँ डॉक्यूमेंट साइन होता है। जैसे हमारे यहाँ बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, वहाँ एडवाइज़र और बायर का एग्रीमेंट साइन होता है कि 90 डेज तक वो आपको प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो प्रॉपर्टी उनके थ्रू लेना पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर कैपिंग भी है वहाँ कि ज़्यादा मार्जिन नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग डरते क्या है कि कई लोग मार्जिन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जी। इसीलिए यहाँ पे एक रोल शुरू होता है एक बेस्ट रिलेटर की, एडवाइज़र की। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आप बिल्डर का बैकग्राउंड तो चेक करते हैं, क्या कभी आपने रिलेटर का, अपने एडवाइज़र का बैकग्राउंड चेक किया है जी कि पिछले 2, 4, 5, 10 सालों से वो कैसा काम कर रहा है, मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, क्या कोई डिले होता है तो वो आपके साथ खड़ा होता है, बिल्डर के साथ खड़ा होता है। देखिए उसका काम है बिल्डर का भी हित देखना, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है, कस्टमर का हित देखना। उसको सही प्राइस पे मिले, लीगलिटी सारा क्लियर कराए, रजिस्ट्री कराए। अगर डिले होता है तो जो उसके इंटरेस्ट दिलाना है, जो भी है पेनलाइज कराना है, बिल्डर पे दबाव डाल के पैसा उसको डिलीवर कराए और उसको दे। तो हम उस समय यह चेक नहीं करते हैं कि एडवाइज़र क्या इसके लिए कैपेबल है, क्या पास्ट में उसने अपने लोगों का साथ दिया है, या रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी
प्रॉपर्टी की लीजिंग कराना हो या छोटा मोटा उसमें कोई मॉडिफिकेशन कराना हो, काम कराना हो, क्या उसके पास मैन पावर है, सिस्टम है, क्या वो सपोर्ट कर रहा है आपको। अच्छा सर, एक मिथ है या रियलिटी है कि पहले जो डील होती थी या पहले जो सेल होती थी वो रिश्तों पे निर्भर करती थी, जी बट आज की डेट में कागज़ों पे या डेटा पे या फिर जो हमारे पास जानकारी आती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। शालू जी, डिजिटल मीडिया का समय आया है, जी उसके ऊपर रहना पड़ेगा। देखिए हम दोनों बैठे हुए हैं, जी डिजिटल मीडिया एक कारण है। अगर उसकी प्रेजेंस नहीं होती तो आप मुझे नहीं बुलाते, या आपने इतना पैसा लगाया है, ताम झाम किया है, इसको जी। पोस्ट करेंगे, दिखाएंगे, रील्स बनेगी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का। लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा, आज भी पूरे भारतवर्ष में प्रॉपर्टी की खरीद रिश्तों पे, व्यवहार पे, कंडक्ट पे होती है, और इसका नुकसान भी है। प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाता। मैं देखता हूँ कि कई लोग हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं, ठीक है ना, वो अपना जी। कट ज़्यादा रखना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा कट कौन रखता है? दोस्त और रिश्तेदार। तो जब भी आप फाइनेंस की बात करें ना, तो मैं 3F की बात करता हूँ, जी। फैमिली, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, फायर। मीन्स तीसरा एफ मैंने आज सुना है। जी, ये मैं कहता हूँ लोगों को जी। कि जैसे ही आपने कोई फाइनेंशियल डीलिंग अपने दोस्त से, रिश्तेदार के साथ की, तो आग रिश्तों में लगना है, क्योंकि आप बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे। आप प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा होगा कि डील करो, चाहे वो प्रोडक्ट आपको सूट करता हो या नहीं करता हो। तो इस जब भी हम प्रॉपर्टी लें, इमोशन को हम बोलते हैं ना, दिल से काम न करें। वहाँ परमात्मा ने एक दिमाग भी दिया हुआ है, जी उसका यूज़ करें, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई लग रही है, आपका अपना पैसा लग रहा है। रिश्तेदार दोस्त तो अपना कट लेके चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आपको भरना पड़ेगा। राकेश जी, आपने बहुत बारीकी से इस लाइन को देखा है। कागज़ से लेके आपने डिजिटल तक की दुनिया देखी है यहाँ पे रियल एस्टेट में। पहले आई एम श्योर कि आप एक पेज पे खुद ही नक्शा ड्रॉ करके, या आपके पास एक नक्शा होता था, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता था, वो जी। दिखा के आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखाते होंगे। बट अभी जो है वो बिल्कुल एलिवेशन होती है, आपकी वॉक थ्रूज होती है, उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इसने कितना अच्छा इम्पैक्ट डाला है। देखिए इसका फ़र्क क्या पड़ा है, मैं बताता हूँ। अब ना डिजिटल होने का फ़ायदा भी बहुत हुआ है। जी फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बहुत सारे एनालिटिक क्लाइंट हैं, अब उनका विज़िट नहीं हो पाता, तो हम उनको डिजिटल टूर करा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रॉपर्टी पे हमारी टीम से कोई गया, वो क्या करता है, उनको सब कुछ अपडेट करता है। देखिए आपने डिजिटल भेज दिया, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने वाला वो साइट, जगह देखना चाहता है, या कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड क्या है, अगर कोई फ्लैट ले रहा है तो रूम साइजेस क्या है, बिल्डिंग कैसे बन रही है, क्योंकि उसका इमोशन अटैच है। हम बात करते हैं ना कि जो बेटी की शादी करते हैं तो कैसे देखते हैं कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, नॉन वेज खाता है कि नहीं, ड्रिंक करता है कि नहीं, बहुत सारा फैक्टर देखते हैं। जी उसके बाद सिलेक्शन पे जाते हैं। तो उसी तरह घर जब आप अपने रहने के लिए लेते हैं ना, देखिए इन्वेस्टमेंट अलग है। अगर रहने के लिए लेते हैं तो उसमें आपका फेसिंग क्या है, किचन कैसा है, साइज़ क्या है, वो वार्डरोब कैसा होगा, तो इसके लिए डिजिटल टूर ने बहुत ईजी कर दिया। विशेष करके मेरा अपना एक NRI का ऑफिस में सेगमेंट है जो ट्रेंड है मैन पावर, NRIs के ऊपर उनको कैसे बात करना है, उनको दिखाना है, उनको समझाना है और एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि उसमें एक्सचेंज ऑफ मनी का भी होता है, बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो दे आर ट्रेंड फॉर दैट। सर, NRI की बात चलिए तो मैं NRI इन्वेस्टमेंट पे आना चाहूँगी। अभी पहले जो हमारा रियल एस्टेट मार्केट था वो एक एंड यूज़र तक लिमिटेड था, एंड जहाँ पे लोकल मतलब इंडिया का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। बट अभी जो है पिछले कुछ टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो NRI इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए NRI इन्वेस्टमेंट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार की पॉलिसी भी चेंज हुई है। जी जो FDI का 100% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हो रहा है, तो क्या हुआ, फंडिंग आना इंडिया में शुरू हुआ जी है। दूसरा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस, हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है, लेकिन इसका फ़ायदा NRIs को कैसे है, उनके डॉलर से ज़्यादा सस्ता वो हमसे सामान ले सकते हैं। जी तीसरा, पिछले हम बात करेंगे 5 से 6 साल में जो ट्रेंड है पैन इंडिया, रिटर्न रियल एस्टेट में 15 से 25% की एवरेज रिटर्न आई है, जो कि लोगों को, NRIs को कनेक्ट करता है बाइंग के लिए। इमोशनल इशू, लोग इंडिया से बाहर चले गए, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब का,
मैक्सिमम पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग। मैक्सिमम एनआरआईज हैं। जी। तो उनको क्या लगता है कि मेरा ट्राई सिटी में अपना एक घर हो, मकान हो, दुकान हो, फार्म हाउस हो, सर वो इमोशंस जुड़े होते हैं। इमोशंस जुड़े हुए हैं कि साडा घर साडा घर है। साडा घर। जी। ठीक है। अब दूसरी बात हम करेंगे, 2020-21 तक का डेटा है कि इंडिया में जो हमारे प्रॉपर्टी के मार्केट में लगभग 8 से 9% तक का एनआरआई का कंट्रीब्यूशन था, जी। जो 2025 एंड तक लगभग 13 से 14% पहुंच चुका है और 2030 तक 20% तक पहुंचने की संभावना है। तो एनआरआई की एक बड़ा ट्रस्ट दिखाता है इंडिया में। इससे पहले जो एनआरआई के इन्वेस्टमेंट होता था टियर 1 सिटीज़ में, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में, लेकिन अब उनका रुझान टियर 2 सिटी में आ गया है और विशेष करके ट्राई सिटी एक बड़ा हब दिखता है, चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ की हो, चाहे यहाँ का वेदर कंडीशन हो, या जो हम बात करेंगे पॉल्यूशन फ्री, सबसे ज़्यादा यहाँ पेड़ हैं और उनको अट्रैक्ट करता है कि ट्राई सिटी के आसपास, क्योंकि चंडीगढ़ में कॉस्ट बहुत हो गया है तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है सराउंडिंग में, तो लोग यहाँ ज़मीन मकान अपना लेना चाहते हैं। अच्छा राकेश जी, मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में कितना योगदान है या क्या योगदान है? देखिए, अभी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बड़ा योगदान देने के बाद, सबसे पहले हम शुरू करेंगे 20-21 से, जो हमारा जीडीपी है उसमें 6 से 7% का योगदान था, जी। जो अभी करेंट फिगर लगभग 13% तक पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में 17 से 18% 2030 तक पहुंचेगा। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। और इसके साथ साथ सरकार का अभी भी सहयोग इस इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है। जी। पूरी तरह से रेगुलराइज नहीं है, रेरा आ गया है, लेकिन केवल रेरा आने से काम नहीं चलेगा। बिल्डर को आपको कुछ प्रिविलेज देना पड़ेगा। लोन अभी भी बिल्डर को बैंक ट्रीट करता है कि बिल्डर भाग जाएगा, जबकि बिल्डर अपना सब कुछ लगाता है, पैसा लगाता है, उसके ऊपर अपना प्लानिंग करता है, उसको इजी लोन अवेलेबिलिटी, जितना सस्ता लोन मिलेगा कॉस्ट उतना कम होगा और लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, सीनियर लिविंग, जिस पे अभी एसबीपी ग्रुप भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो हमारा एक प्रोजेक्ट है ओलंपिया, I'm sure आपने सुना होगा, वहाँ पे भी ऑलरेडी हम सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताइए, ये कितना ट्रेंड पे है या इसके कितने बेनिफिट हैं? सालू जी, सबसे पहले सीनियर लिविंग एक बहुत ही मेरे दिल को छूने वाला सब्जेक्ट है। जी। सुरक्षा, सम्मान और सुविधा तीनों मिले, जो एक अगली पीढ़ी को, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया हुआ, आज वो कहीं उनके बच्चे बाहर हैं, अकेले हैं या बीमार हैं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा एसबीपी ग्रुप और एसबीपी ग्रुप के चेयरमैन श्री अमन सिंगला जी को, जी, जो एक विज़न लेके ट्राई सिटी में आए हैं। सर आपका पॉडकास्ट सुनेंगे, ये जो चल रहा है पॉडकास्ट, ये अमन सर सुनेंगे। थैंक यू सो मच। और अमन सिंगला जी एक विजनरी व्यक्ति हैं जी। और इस कंसेप्ट को लाना आसान नहीं था। आप साउथ इंडिया में चले जाएं, चाहे बेंगलुरु में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, हैदराबाद में, मैं खुद स्टडी किया हूँ, जब एक कंसेप्ट आया वहाँ बहुत चल रहा है। जी। क्योंकि आज के समय में क्या होता है, बच्चे आपके बड़े हो गए, बच्चे बाहर चले जाते हैं, चाहे इंडिया के बाहर हो या कहीं जॉब के लिए, बिजनेस में इतने व्यस्त हैं कि माँ बाप के लिए समय नहीं है, वो लोग अकेले हो जाते हैं। उस समय में उनको ज़रूरत है कम्युनिटी लिविंग की, जो सीनियर सिटीजन होम्स में मिलता है उनको, वहाँ सारी सुविधा। दूसरी बात है मेडिकल फैसिलिटी। जी। आपके पास बड़ी कोठी है, आपको देखने वाला कोई नहीं है, ना रिश्तेदार होता है, ना दोस्त होता है, ना बच्चे हैं, सब बाहर हैं। तो वहाँ पे ज़रूरत क्या है, कम्युनिटी की ज़रूरत है, जो आपको आपके साथ खड़ा हो, आपके जैसे लोग हों, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े हों। एक सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है यहाँ पे, एमिनिटीज़, जो मैं देख रहा था। एमिनिटीज़ के अंदर क्या है कि उनके अनुसार ही, चाहे किचन है, वॉशरूम है, बेडरूम बना हुआ है, पैनिक अलार्म बना हुआ है, कि कहीं कोई दिक्कत आई, कुछ आए उनको, तो इन्होंने इमीडिएटली उसको पैनिक अलार्म बजाया और इमीडिएट उनको जो ऐड है हेल्प उनको मिल गई। इवन जो उनका फूड होता है वो भी इस तरह से डिज़ाइंड होता है, जो मेस की बात हम करें, कि उनके अनुरूप, क्योंकि ओल्डर एज में खाने की ज़रूरत बहुत मिनिमल हो जाती है,
क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा कम क्वांटिटी में। क्वांटिटी कम चाहिए, और आपको मसाला ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, आप ज़्यादा ऑयल कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसके अनुसार फूड मिल जाता है। इसके अलावा जब सारे बुजुर्ग एक साथ हैं तो अपना एंजॉय कर लेते हैं, चाहे योगा करना हो, गेम्स खोलना हो, कार्ड खेलना हो, और बच्चों को भी एक टेंशन फ्री रहेगा कि उनके पेरेंट्स एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे उनको देखने वाले लोग हैं, उनके अटेंडेंट हैं। अगर मेडिकल नीड की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ वो सुविधा बनी हुई है। इमीडिएट जो नियर बाई हॉस्पिटल से टाई अप होता है, फूड उनको प्रॉपर मिल रहा है, टेक केयर हो रहा है। तो इस केस में पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो उनके बच्चे हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो भी एक तरह से फील कर सकते हैं कि हमारे जो अभिभावक हैं, बुज़ुर्ग हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए सुविधा है और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी नया है, बट आई एम श्योर आपसे भी हमने बहुत बार सुना है, डिफेंस आवास योजना। जी, उसके बारे में कुछ बताएं। शालू जी, मैं बताता हूँ। हमने यहाँ कई बिल्डरों से बात की कि देखिए, जो देश की सेवा में लगे हैं, जो सेना में हैं, अर्धसैनिक बल में, उनके परिवार हैं, उनके साथ आप कहीं ना कहीं जुड़ेंगे कैसे? आप बिल्डिंग बना रहे हैं जी, आप ज़मीन सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग सोसाइटी दें, क्योंकि पूरी लाइफ एक ऐसे इन्वायरमेंट में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे फेज पे बात चल रही है, और मेरी अमन सिंगला जी से अगेन मैं उनका नाम लूँगा, बात हुई थी दुबई में कि इसके ऊपर काम करें, और वो प्लान में है कि कोई अच्छा लैंड लेके केवल डिफेंस पर्सनल के लिए, जहाँ कि कोई भी बायर होगा आइदर डिफेंस से होगा, पैरामिलिट्री से होगा, हम सिविलियन को उसमें, यूनिफॉर्म। हाँ, और है प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर ऑलरेडी भी आई एम श्योर पंचकुला में एक है 20 सेक्टर में, डिफेंस कॉलोनी के नाम से। नहीं, वो एक अलग है वहाँ पे। वो देखिए, चाहे एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड का हो, बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन प्राइवेट बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ। जी, प्राइवेट बिल्डर में ये पहला कंसेप्ट होता है, लेट्स सी कि कौन लेके आता है, क्योंकि इसके लिए हिम्मत भी चाहिए। बिल्कुल। कहना बहुत आसान है, और दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ कि आप प्राइस भी कम दें। यहाँ पे कमाना कम है, तभी एक जो हम कई बार कहते हैं ना कि याद हम 15 अगस्त 26 जनवरी को तो कर लेते हैं कि हमारे सेना वीर जवान बॉर्डर पे हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो एक सच्ची उनके प्रति प्यार सम्मान की भावना होगी। और जो मेरा जो 2 पॉइंट इसमें है, लोकेशन अच्छी हो, प्राइस बाकी प्रोजेक्ट से कम हो, और तीसरी चीज़ हो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो, और एमिनिटी कंप्लीट हो। एंड आई होप कि नए साल में कोई ना कोई बिल्डर लेके आएगा, और उसको मैं बधाई देने जाऊंगा, और बुक्के ज़रूर दूंगा जाके। ये मेरे दिल की मन की कामना है और एक सोच है। जी, ये ज़रूर आपकी जो कामना है बहुत जल्दी पूरी होगी। और मेरा एक सवाल है आपसे कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आज की डेट में कहाँ देखते हैं? देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्लैमरस तो है, पैसा भी है, जी, सब कुछ है यहाँ, लेकिन साथ साथ ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे जो जी। लोग काम कर रहे हैं। ईमानदारी की बात मैं कहूँगा तो वहाँ एथिक्स आ जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। इन चीज़ों के साथ ग्रोथ भी बहुत है। जी, शॉर्टकट में हो सकता है कोई बिल्डर, कोई एडवाइज़र अच्छा पैसा बना जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म तभी होगा जब एथिक्स होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, ऑनेस्टी होगी, और कस्टमर को साथ ले के चलने की भावना होगी। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, जैसे मैंने पीछे भी बताया है कि 2030 तक इंडिया के जीडीपी में 20% का योगदान होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें रोज़गार के बहुत अवसर हैं, लोगों को घर मुहैया करा रहे हैं। एक जो पैसा है रियल एस्टेट से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मेरा खुद का अपना अनुभव है। अगर आपके पास पैसा है ना, आप बैंक में रखेंगे तो कितना आ रहा है ब्याज उसका? एफडी में 5-6%, और उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। गोल्ड में लोग चले जाते हैं, फिजिकल होल्डिंग का रिस्क है, कई बार आज प्राइस बढ़ गया, हर बार नहीं बढ़ता, चलो वहाँ भी लगभग 15% का रिटर्न है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, आप सिप में जा सकते हैं, शेयर मार्केट में। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आज भी रिटर्न देगी, कल भी देगी, और आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी देगी। तो और एक और चीज़, भारत में ना ज़मीन से, मकान से लोगों को प्यार होता है, इमोशनल अटैचमेंट है।
इमोशंस जुड़े होते कि हैं। मेरे पिताजी ने खरीद के दिया है, मेरे दादाजी ने दिया है, तो इस प्रॉपर्टी को रखना है। जनसंख्या बढ़ रही है, हम दुनिया के सबसे बड़ी लगभग 150 करोड़ जनसंख्या पहुंच चुकी है और ये मल्टीप्लाई करेगी। लैंड तो उतना ही है, उसमें हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कई काम कर रहे हैं, तो लैंड कम हो रहा है और डिमांड बहुत है, तो इसका प्राइस भी बढ़ना है, ग्रोथ भी होना है, और जो लोग इससे जुड़ेंगे, लिमिटेड लैंड पे लोग ज़्यादा है, जो लोग इससे डिमांड जुड़ेंगे ज़्यादा है। उनका भी ग्रोथ होगा। तो आप अपने पैसे को जब भी प्रॉपर्टी में लगाते हैं, तो चाहे आप घूम रहे हैं, सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपका पैसा प्रॉपर्टी में बढ़ रहा है। आपके लिए प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स आपके लिए कोई काम करने वाला है जी। जो साइलेंटली बहुत अच्छा काम करता है। तो आई एम वेरी बुलिश अबाउट रियल एस्टेट। इन्वेस्ट भी करना चाहिए और इसके साथ जुड़ना भी चाहिए। जी। अच्छा राकेश जी, एक कॉन्सेप्ट है प्री लॉन्च का जिसमें लोगों को फ़ायदा भी होता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ट्रेंड चेंज हुआ है। एक टाइम था लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी परचेज किया, रिटेन कर लिया। अब आज की डेट में इसमें इन्वेस्टर आ रहा है। पिछले 7-8 साल में ट्रेंड चेंज हुआ है और देखा जाए ट्राई सिटी में पिछले 4-5 साल में इसका बोलबाला है और रहेगा। कारण क्या है, प्री लॉन्च में आप एक प्रॉपर्टी को सस्ते रेट में खरीदते हैं, और सस्ता होने का एक और रीज़न है, आप पैसा क्या देते हैं, 15%, 20%, 25% मार्जिन मनी दे के उसको बुक करते हैं। जी। अब आपके पास समय भी होता है डेवलपमेंट लिंक पेमेंट करने के लिए, रिटेन करने के लिए और प्रॉफिट के साथ एग्जिट करने के लिए। जी। अब इसका दूसरा पहलू भी हम देखें, इसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी आप प्री लॉन्च में जा रहे हैं तो आपने देखना है बिल्डर का बैकग्राउंड, पास्ट परफॉर्मेंस, बिल्डर की नीयत और लोकेशन और किस प्राइस पे आपको मिल रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एग्जिट अगर करना है तो आप एग्जिट कौन कराएगा, तो एक अच्छा रिलेटर, एक अच्छा एडवाइज़र जो आपके साथ जुड़ा है, आपको प्रॉफिट कराए, टाइमली एग्जिट कराए और एंट्री कराए, ये भी प्री लॉन्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। सर, ये है एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जी। आपने बताया, तो क्या एक जो एंड यूज़र है उसको जाना चाहिए प्री लॉन्च पे? अब एंड यूज़र आ रहा है प्री लॉन्च में, क्योंकि उसको भी कहानी समझ में आ गई है कि जब तक प्रॉपर्टी डेवलप होगा 60-70% प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब आ रहा है, लेकिन बहुत कॉशियस आ रहा है, और कॉशियस आना भी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को समझ के बताया ना आपको कि कहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कैसे जी। होगा, एमिनिटीज़ क्या होगी, हर एक पहलू को देख समझ के एंड यूज़र को आना चाहिए। राकेश जी, आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है रियल एस्टेट की। आप पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अभी आपसे जितनी बात भी हुई उसमें भी आई एम श्योर आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी और हमारे ऑडियंस को भी नहीं पता थी, जो आपके थ्रू लोगों को पता चली। और आपने एक किताब भी लिखी है रियल एस्टेट पे, रियल एस्टेट ट्विस्ट के नाम से। जी। तो आप हमें कुछ बताएं उस किताब के बारे में। किताब से पहले मैं बताऊंगा कि हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है डिफेंस रियल्टी ग्रुप का, जिसके एक पार्ट में है डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा। जी। तो एक सोच के साथ शुरू किया था कि लोगों को एजुकेट करें रियल एस्टेट के ऊपर। पीछे हमने एक कोर्स भी चलाया था रियल एस्टेट के ऊपर। हमारे 2 कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं 25-25 के बैच के, जी। और कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से पैसा नहीं लिया, कि लोगों को एजुकेट करें। आप आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो एक बड़े, जिसको बोलते हैं ना, रेस में एक रिटर्न आने वाला है, जी। उससे आप बाहर हैं। तो आप पहले सीखें, समझें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो जब इस प्रॉपर्टी मंत्रा का सेगमेंट चलाया, कई बार प्रॉपर कंटिन्यू नहीं होता, हम कोशिश करते हैं संडे को 11 बजे सवाल जवाब का दौर रखें, और दर्शकों के डायरेक्ट सवाल होता है, उसका जवाब अपने 17 सालों के अनुभवों और जो जीरो लेवल से शुरू किया था, स्टार्टिंग बेस लेवल से, और एज ए बिल्डर, इन्वेस्टर और राइटर काम कर रहे हैं, तो अपने जो रियल एस्टेट के जानकारी को, जिस इंडस्ट्री ने मुझे मान सम्मान सब कुछ दिया है, तो लोगों तक, देश विदेश के लोगों तक उसको पहुँचाएं। और सब कुछ अनकट होता है, जी। उसके अंदर कोई भी एजेंडा नहीं होता, कोई सेल पॉइंट नहीं होता, लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब होता है। जब वो एक सक्सेसफुल होने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि कोई ऐसा एक काम करे, किताबें लिख डाल कि किताब लिखें, जी। और लिखना शुरू किया।
तो आप पहले से ऑथर थे या एकदम से जब आप ये रियल एस्टेट की दुनिया में आए तो आपने लिखना शुरू नहीं, किया? हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं, वो कहते थे कि आप बुक क्यों नहीं लिख देते इसके ऊपर। तो हम कहते बुक कैसे लिखें, मुझे तो आता ही नहीं है। कहता नहीं, जो आप कहते हैं वही आप कागज़ पे लिख डालिए। जी। शालू जी, आप बिलीव नहीं करिएगा, 1.5 साल मुझे लगा और बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। आज भी 15 घंटे में काम करता हूँ। उसके बाद घर जाने पे क्या होता है, मेरी नींद खुल जाती है, 4 बजे फिक्स है। तो मैं सोचा कि कोई बीमारी तो नहीं होगी। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देख रहा था जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि 3 से 5 ब्रह्म होते हैं। उस समय अगर आपकी नींद खुलती है तो परमात्मा ने कोई सोशल कॉज के लिए जगाया है। मतलब 4 बजे अगर उठ रहा है कोई? 3 से 5 बजे। अच्छा। अगर किसी को वॉशरूम भी आता है तो क्या करता है, गया वॉशरूम में आके सो गया। तो जब मैं तो यही सोच के मतलब छोड़ दिया मैंने, मुझे बहुत बार जगाया भगवान जी ने, मैंने तो छोड़ दिया अपना तो सोशल को। ब्रह्म जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा जी। कि वो समय है जब परमात्मा चाहता है आप चाहे ध्यान करो, योग करो, कुछ लिख डालो, कुछ सोच डालो, क्योंकि उस समय जो भी दिव्य आत्माएं होती हैं वो वातावरण में होती है, आपके आसपास होती है। आपके जो पूर्वज हैं, आपके इष्ट देव हैं, वो होते हैं, वो आपको जगाते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि 2 बजे भी हो सकता था वॉशरूम जाना, 5:30 भी हो सकता था, जी। लेकिन 3 से 5 का टाइमिंग। तो जब मैं सुना तो अपनी धर्मपत्नी को बताया कि देखो ये बीमारी नहीं है। वो कहती थी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तुम खुद तो डिस्टर्ब होते हो लाइट जला के और पता नहीं क्या करने लगते हो। तो हमने कहा कि ये बुक मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उस परमात्मा ने, उस इष्ट देव ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जिस इंडस्ट्री ने आपको कुछ दिया है उसके ऊपर आप लोगों को अवेयर करो। अब नाम का एक पॉइंट है, रियल एस्टेट ट्विस्ट। जी। अक्सर लोग पूछते हैं ये क्या है ट्विस्ट? रियल एस्टेट को मैं अगर डिफाइन करूं तो एक चक्रव्यूह है। इंटर करना तो बहुत आसान है, अगर आप एंड यूजर हैं ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो इंटर करने के बाद एग्जिट करना, इसके जो कहते थे ना 7 दरवाजे, तो इसके ऊपर भी मैं एक बुक लिखने वाला हूँ कि चक्रव्यूह क्या है, कि 7 दरवाजे कौन कौन से हैं। तो चौथा 5वां पड़ाव तो पार कर लेंगे, लेकिन 6ठे 7वें में फंस जाता है बंदा। फिर उसको लगता है कि यार सीखा नहीं, कोई गुरु होना चाहिए, कोई ज्ञान देने वाला होना चाहिए, या कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है इंडिया में जो रियल एस्टेट के ऊपर पढ़ाए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। और मे भी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कोई यूनिवर्सिटी जगह और रियल एस्टेट के कोर्स को ऐड ऑन करे। और एक प्रॉमिस मैं करता हूँ कि एज ए गेस्ट लेक्चरर मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, मैं जाके उनको लेक्चरर देंगे सप्ताह में 1 दिन, बिकॉज मुझे अपना शेड्यूल भी देखना है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, जो एक जर्नी थी यूनिफॉर्म से, एक छोटे से गांव से निकले थे, 20 साल वायुसेना में काम किया, उसके बाद रियल एस्टेट में आए। ये बहुत डिफ़ॉल्ट आ गए थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, ऊपर वाले का आदेश रहा होगा। तो यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उससे निकले कैसे। अभी ये बुक चक्रव्यूह के ऊपर नहीं है, एक ट्विस्ट के ऊपर है। तो इसके अंदर 10 चैप्टर बना हुआ है जो अलग अलग आपकी डिमांड को, स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर, NRIs एंड डिफेंस पर्सनल एंड फैमिलीज, इसको हमने समर्पित किया है कि फर्स्ट टाइम बायर को समझ में ही नहीं आता क्या है। वो कई बार आपको बताया ना कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के गलत इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, इस बुक को पढ़िए, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा बुक का सेल हो रहा है। इवन इंडिया के बाहर भी 14 कंट्री में अमेज़ॉन ने इसको लॉन्च किया है। और मुझे कई कंट्री से मैसेज आते हैं, कॉल आता है कि बहुत अच्छा लगा, ब्रीफ में जो चाहिए आपने उसको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इट्स अ ह्यूज सक्सेस। सो इस सक्सेस के बाद अच्छा सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक चक्रव्यूह है, उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ, अभी काम शुरू नहीं किया हूँ। जल्द सर आपकी किताब का इंतज़ार रहेगा जी। अच्छा राकेश जी, आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं? थोड़ा थोड़ा। आपका पॉडकास्ट है खुद का जी, जिसमें आपने रियल एस्टेट टॉक विद जो आपका रियल वॉरियर विथ राकेश शर्मा। राकेश, जो राकेश है वो इतने सारे मैंने काउंट नहीं करे, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, ठीक है ना। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्टडी किया हुआ, मेरी आदत है। बुक लिखने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों का स्टडी किया।
पढ़ने का, आप मेरे किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो 2 चीज़ मिलेगा। एक एयरफोर्स का थीम मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म 20 साल पहना हुआ था तो हर चीज़ यूनिफॉर्म थीम पे। एयरक्राफ्ट्स मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि किसी एयरफोर्स के इस ऑफिस में आ गए। जी। दूसरा नंबर जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोई मेरे कस्टमर थे, उन्होंने कई चीज़ सजेस्ट किया, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं इसको समझूं। आपने मुझे बताया है ये साइंस क्या है, इसको पढ़ना चाहिए। स्टडी किया, सब कुछ किया, और उसके बाद इट्स गुड। तो इससे फ़ायदा हो रहा है आपको? तभी तो आपके साथ बैठे हैं। जी। थैंक यू सो मच राकेश जी, आपसे बात करके, आपके साथ इतनी सारी जानकारी शेयर करके बहुत अच्छा लगा। और आपने हमें जो चीज़ें बताई, जो मिथ बताए और जो स्ट्रैटेजीज़ बताई, वो बहुत ही अच्छी है। और आई एम श्योर हमारे जो लिसनर्स हैं वो उन पे बिल्कुल ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे और उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अंत में मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए 3 ग्रीन फ्लैग क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज़ पैसा होना चाहिए। जी। क्लियर हो गया? हमारे पास कई लोग आते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो मार्जिन बनी नहीं होता, कहते हैं हम देखने निकले हैं, लेना कब है? अगले साल। दोस्त, जब भी प्रॉपर्टी लेना हो ना, पहले प्लान करें। देखिए, फंड थोड़ा इकट्ठा करें, कम हो ज़्यादा हो मैटर नहीं करता। आपके पास कम फंड है, छोटा एक प्लॉट ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, 1 BHK ले लो, आपका पैसा मल्टीप्लाई करेगा। तो सबसे पहला क्या है? फंड पैसा और होना। माइंडसेट। जी। दूसरा नंबर आएंगे, इसके बाद आपने लोकेशन फाइनल करना है कि किस एरिया में लेना है मुझे। लोगों को नहीं पता होता, कहते हैं कि मुझे चंडीगढ़ लेना है, जो मैक्सिमम लोग आते हैं चंडीगढ़ जी। लेना है। चंडीगढ़ की कॉस्टिंग समझना होगा आपको। मान लिया मेरा बजट फॉर एग्जांपल 50 लाख का है, 2 BHK लेना है, तो आज के टाइम में मोहाली में नहीं मिल सकता आपको। जीरकपुर में भी अब कंसर्न बन गया है, आपको रीसेल में आ जाएगा। आपको खरड़ जाना पड़ेगा, डेराबस्सी जाना पड़ेगा, बनूर जाना पड़ेगा, एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कई लोगों का ये व्यू होता है मुझे पंचकूला में दे दो, बजट क्या है 50 लाख, कहाँ से आप देंगे? जी। तो आपको फंड बजट के साथ साथ दूसरा आता है लोकेशन क्लियर। तीसरा नंबर में आप एक अच्छा रियलेटर सेलेक्ट करें, आप होमवर्क करें, जो आपको सही जानकारी दे, जो आपके फंड को सही जगह लगवाए, आपका पैसा ग्रो हो, लीगल प्रॉपर्टी दे जिसकी रजिस्ट्री हो, पोजीशन हो, और जिसको आप खुद रह सकें, किराए पे दे सकें। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना होगा और इस बात पे ज़रूर अमल करेंगे। बाकी आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना जो 20 सालों का एक्सपीरियंस है, इंडियन एयरफोर्स में आपने काम करा है उसका, वो हमें जानकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्राउड फील हुआ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच राकेश जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का और SBP ग्रुप का। जी। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पॉडकास्ट में एक नई हस्ती के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।